नमस्कार दोस्तों। रास्ता ढूंढने वालों के लिए काफी है। रोशनी रात में जितना भी सितारा देगा, कौन साहिल पे तला तुमसे तुझे लाएगा, ना खुदा भी ना अगर तुझको किनारा देगा। कमोबेश आज यही स्थिति है, जिनसे जो हम उम्मीद करते थे जो किनारा देंगे, जो सच्चाई बताएंगे, वही झूठ परोस रहे हैं। और स्थिति क्या है, इस देश को खतरा किससे? तो आज मैं बड़ी साफगोई से कहता हूं, इस देश को खतरा उतना मोदी से नहीं है, उतना किसी भी फांसीवादी ताकत से नहीं है, जितना खतरा इस समय चरण चुंबक मीडिया से है, झूठ बोलने वाले मीडिया से, और उस मीडिया से है जो नफरत फैलाने का काम करता है, जो एक सकारात्मकता में भी नकारात्मकता लाता है, और जो किस तरीके से खत्म करना चाहता है इस हिंदुस्तान का अमन चैन और घर परिवार समेत सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता है। इस देश की राजनीति को दूषित कर रहा है, और यही नहीं, वो इतना दूषित कर रहा है कि इस देश की राजनीति में वो एक जहर बोने का काम कर रहा है। मैं ये शब्द कह क्यों रहा, उन शब्दों के पीछे वजह ये है। आपने देखा, कल इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक संपन्न हुई मुंबई। इस बैठक के संपन्न होने के कुछ पहले ही बैठक संपन्न हो चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। चूंकि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको वापस जाना था अपने राज्य में, और उनकी जो फ्लाइट का टाइमिंग था, जो उनके प्लेन का जो टाइमिंग मिली थी, उस मुताबिक उन्हें अपने टाइम से उड़ना था, और इसलिए उन्हें मुंबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले निकलना। निकल गई। मीडिया ने क्या चलाया कि ममता नाराज होके चली गई, ममता ये हो गई, ममता वो हो गई, इस तरह से करके। आपको याद होगा, कमोबेश इसी तरीके से नीतीश कुमार और लालू जी के बारे में फैलाया गया था बेंगलोर की मीटिंग के दौरान। और बेंगलुरु में जिस तरीके से मीटिंग सफल ढंग से हुई थी, उसके बाद ये फैलाया गया नीतीश कुमार। और जब तक ये तीसरी मीटिंग नहीं हो गई, तब तक तो इस तरह से कि वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस तरह से किया गया। इसके पहले याद करिए, जब पहली मीटिंग हुई थी और अरविंद केजरीवाल को जल्दी निकलना था और वो निकल गए थे, तब भी इसी तरीके से फैलाया गया। और तब से पहली मीटिंग पटना में हुई, और पटना की मीटिंग से लेकर मुंबई की मीटिंग तक दल बढ़ते गए, सदस्य बढ़ते गए, नेता बढ़ते गए, बुद्धिजीवी बढ़ते गए, और बढ़ता गया वो हर पूरा कुनवा जो भारत बनाता है, जो इंडिया बनाता है। आज इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? आज उसके साथ में जो 28 दल है और उनके नेता हैं, वो आज हिंदुस्तान की 26 करोड़ वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हिंदुस्तान का 26 करोड़ वोट उनके साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ 38 दलों का जो एनडीए गठबंधन है, जो नरेंद्र मोदी नीति है, उस गठबंधन की स्थिति क्या है? उस गठबंधन की स्थिति यह है कि वो 24 करोड़ कुछ लाख जो है रिप्रेजेंट करता है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन कितना मजबूत है और कैसा है। दूसरी चीज ये कि यहां पर कोई तानाशाही नहीं है कि मोदी बोलेंगे सब ताली बजाएंगे, सब पीछे रहेंगे। यहां पर सबको समानता का हक दिया गया है। वह समानता दी गई है कि जितने मिनट, जितने सेकेंड राहुल गांधी बोलेंगे, कमोबेश उसी के इर्द गिर्द सभी बोलेंगे। यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है और कोई बहुत बड़ा छोटा है, सबने अपने अहम ताक पर रख दिए।
सबने अपनी महत्वाकांक्षाएं उतार दी हैं और हर कोई सिर्फ एक बात कर रहा है कि हमें अपना हिंदुस्तान बचाना है, हमें इंडिया बचाना है, हमें भारत बचाना है, हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं प्यारा है, हमें सीटें भी बहुत नहीं प्यारी। निश्चित रूप से हम राजनीति में हैं, राजनीतिक दल है, तो हमारा भी हर जगह स्टेक है और हमें भी हर जगह अपने पेगे बढ़ाने का अधिकार है। निश्चित रूप से होना चाहिए। हम लड़ेंगे, आपस में भी लड़ेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, फांसीवादी तरीके से नहीं। लेकिन जब देश की बात आएगी, इंडिया की बात आएगी, भारत की बात आएगी, हिंदुस्तान की बात आएगी, तो सब एक होकर रहेंगे और एक होकर लड़ेंगे। यह बात समझाने की कोशिश की इस इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग। और चौथी मीटिंग खुद अरविंद केजरीवाल होस्ट करेंगे, दिल्ली में होगी। किस किस तरीके से होगी, इन सारे विषयों को लेकर के तैयारी हो रही। इसके पहले नीतीश कुमार ने बता दिया कि 2 अक्टूबर से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, इसका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वो बड़ा कार्यक्रम क्या होगा, इसको लेकर के तमाम प्रयास। मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक यह बड़ा कार्यक्रम यह है कि राहुल गांधी उस दिन से अपनी तीसरी यात्रा की, तीसरी इसलिए कह रहा हूं, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो 4000 से अधिक किलोमीटर तय किए, उसके बाद में वो छोटी छोटी यात्राएं देश के तमाम हिस्सों में कर रहे हैं और उसे मैं दूसरे का दर्जा देता हूं। तीसरा इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी एक लंबी लकीर खींचे जाने की स्थिति है और ये लंबी लकीर गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक होगी और उसकी तैयारी हो गई है और उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और अब इंडिया गठबंधन की ये रैली हो और ये तैयारी हो, तो वो एक होकर के खड़े होंगे। किसी मुद्दे पर कोई भी स्थिति ना हो, मतभेद ना हो, इसलिए हर कमेटी में हर किसी का बराबर हिस्सेदारी दी गई। यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का स्टेक बहुत बड़ा है तो उसे बहुत ज्यादा दे दिया जाए, किसी का स्टेक बहुत कम है तो उसे रिप्रेजेंटेशन न दिया जाए। यह अपने आप में बड़ी चीज है और यह सोच के साथ है कि जो आना चाहता है वो आए कमेटी में। आपका स्वागत, आप कहो हम संभालेंगे, हम ये जिम्मेदारी लेंगे और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद मांग रहा है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, जिसे कोऑर्डिनेशन कमेटी कहेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे अहम किरदार निभाने वाले केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग संगठन के महासचिव हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से पूरी तैयारियां हैं, बावजूद इसके फूट डालने, लड़ाई कराने और किस तरीके से इसमें तोड़ा जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जितना कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मीडिया यह भूमिका निभा रहा है। मेरे तमाम जानने वाले मित्र हैं मीडिया में, कुछ एडिटर्स से बात हुई और उनमें कई एडिटर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि आपके इनसे अच्छे संबंध है, ये आप देखिए कि कैसे इसे तोड़ा जा सकता है और उनसे कहिए हम उनके लिए ये कर देंगे। अब इस स्तर तक डील हो रही है, तो इसीलिए इसे चरण चुंबक या गोदी मीडिया या जो भी नाम दे दीजिए, तो यह दौर है। तो मीडिया लोकतंत्र को खत्म करने की भूमिका में खड़ा है और वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने देना चाहता है, वो देश को मजबूत नहीं होने देना चाहता। उधर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति भी यह नहीं जानता है
कि संसद का विशेष सत्र आहूत कर लिया। इस तरह की स्थिति है और स्थितियां यहीं तक नहीं है। स्थितियां यह है कि पूर्व राष्ट्रपति को भी भारत के इतिहास में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इंगेज कर दिया गया। ये इस तरह का हो रहा है कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके के से काम हो रहे हैं, उन सब में कैसे किस किस चीज को कितनी अनैतिकता के साथ में घसीटा जा रहा है। यह बताता है कि इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है और अब संस्थागत रूप से भ्रष्टाचार, अनियमितता और कदाचार हो रहा है। चरित्र की हत्या की जा रही है और न जाने क्या क्या। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की ये हालात बन रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। मैं नरेंद्र मोदी को 1999 से जानता हूं, 1999 से, जब वो पंजाब में संगठन के प्रभारी थे, और राहुल गांधी को 2008 से जानता हूं, जब उन्होंने पंजाब से अपना युवा कांग्रेस का प्रोजेक्ट शुरू किया था कि युवाओं को उनका हक मिले, और उसकी लड़ाई उन्होंने यहां से शुरू की थी। नरेंद्र मोदी उन दिनों संगठन मंत्री थे, मैं यहां पर पत्रकारिता करता था, और उस दौरान काफी निकटता में इसलिए रहा क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी को यहां के नेता तवज्जो नहीं देते थे। तो मीडिया के माध्यम से उनका कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए वो प्रयासरत रहते थे, और इस दृष्टिकोण से वो मुझसे भी मिलते रहे। काफी चर्चा होती थी, तमाम चीजों में वो हमसे मदद चाहते थे, तमाम चीजें होती थी, और इन सब के बावजूद जब उनसे चर्चा करता था तो देखता था कि वो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं लोकतंत्र और दूसरी चीजों और कैसे हिस्सेदारी और सब चीजों को लेकर। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने और 2002 में उन्होंने जिस तरीके से दंगे करवाए या किए या जो भी कुछ है, उन सब के बाद मुझे उनसे कुछ शिकायत हुई। मैंने उनसे बात करी, उनका नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। चलिए, मैंने यकीन किया। अभी जब 2023 में मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मैंने फिर एक बार कोशिश की कि उनसे बात हो, लेकिन बात नहीं हो सकी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। स्थिति आई। इसके बाद मैं आपको उदाहरण देता हूं। उस समय वो जो कहते थे आज बिल्कुल उससे विपरीत करते हैं। जो जो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे हर बात का याद है। आज बिल्कुल उससे उल्टा कर रहे हैं। किसी भी मामले में हो, चाहे विपक्ष के मामले में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस के इस्तेमाल के मामले में हो, चाहे जांच एजेंसियों के प्रयोग के मामले में हो, या जो भी कुछ हो, वो जो कहते हैं उसी का उलट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी में और उनमें यही अंतर है। राहुल गांधी ने मुझसे जो 2008 में कहा था, और मैंने उनका जो वो इंटरव्यू पहला लिखा था, उस इंटरव्यू में जो शब्द मैंने तब लिखे थे, राहुल गांधी आज भी उन्हीं शब्दों पर कायम है। यह एक बड़ी बात है। राहुल गांधी ने इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, किसानों और इन सबको लेकर के, और युवाओं के भविष्य को लेकर, रोजगार को लेकर के, सबको लेकर के जो कहा था, आज वो मैं देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी पूंजीवाद को थाम रहे हैं, जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जीडीपी की स्थिति क्या होती है? जीडीपी जिस आधार पे वो बढ़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जीडीपी बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है और सब कुछ बढ़ता है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत। जीडीपी बढ़ने का दावा हो रहा है, लेकिन रोजगार लगातार घट रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हिंदुस्तान में इस समय 90 करोड़ लोग बेरोजगार, 90 करोड़ लोग बेरोजगार। सीएमआई का आंकड़ा है, नीति आयोग और विश्व बैंक का आंकड़ा है। इन सारे आंकड़ों का यदि एनालिसिस कर लीजिए
तो आपको ये सारी चीजें सच साबित हो जाए। तो इस स्थिति में लाके देश को खड़ा कर, मणिपुर लगातार जल रहा, 4 दिन के अंदर वहां 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं निकल रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किया, संसद ने देखा, संसद के बाहर देखा गया, उनका व्यवहार यह नहीं बताता है कि उन्हें देश प्यारा है। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और वो सत्ता के लिए काम करते। तो यह बात नरेंद्र मोदी ने साबित कर दी कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यह स्थिति है। बाकी उनके जो पूंजीपतियों से और सबसे रिलेशंस है, वो पूरी दुनिया जान रही है, और जिस तरीके से उसके कारण पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, वो किसी से छिपा नहीं, क्योंकि ईडी सीबीआई उन्हीं पूंजीपतियों, उन्हीं राजनेताओं पे कार्रवाई करती है जो नरेंद्र मोदी के करीबी नहीं, जो उनके या उनकी पार्टी के या उनके पोषक हैं, उनके लिए वो बिल्कुल मित्र बन जाती है। तो यह स्थिति है। इसके साथ साथ जो हालात है, लगातार अपराध और दूसरी चीजें जो बढ़ रही हैं, महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो रहा है, उस स्थिति में सवाल होता है। एक मैं नजीर देना चाहूंगा कि राजस्थान में अपने ही परिवार में ससुराल पक्ष और मेहर पक्ष के लोगों में आपस में घर में लड़ाई होती है, और उसी घर में पति अपनी पत्नी की जो है साड़ी फाड़ के उसे नग्न कर देता है और उसके बाद में घसीटता ले जाता है। सोचिए कितनी बीभत्स घटना है। लेकिन पति कर रहा है जिसके ऊपर यह भार है कि अपनी पत्नी की संरक्षा करे, और उसके बाद इसका जब संज्ञान मिलता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उस महिला के घर पहुंचते हैं, उसको उसके जो वो चूंकि पेट से है तो उसके होने वाले बच्चे का कैसे भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए 10 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, उसको सरकारी नौकरी भी ऑफर करते हैं, और बहुत कुछ करने की बात हो, उसे इंसाफ दिलाने की बात होती। 11 लोग तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह क्विक एक्शन होता है। प्रियंका गांधी इस पर तुरंत एक्शन की बात करती हैं। यह होता है। वहीं राहुल गांधी कल मुंबई थे, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उनके साथ चर्चा कर रहे थे। आज वो रायपुर पहुंचे, और रायपुर पहुंच के भी उन्होंने वही बातें दोहराई जो वो कहते हैं, जो उन्होंने मुझसे 2008 के इंटरव्यू में कहा था। वही उन्होंने कहा, वही किसानों की बात की, वही आदिवासियों की बात की, वही पिछड़ों की बात की, वही दलितों की बात की, वही अल्पसंख्यकों की बात की, और सबको साथ लेकर के चलने की बात की, नफरत खत्म करके मोहब्बत की बात की। तो मोहब्बत सीखनी है तो वहां आना, क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक क्षेत्र का नहीं है, हम सब का है, और इसमें सबको समान है। हर व्यक्ति अपने कर्म द्वारा अपने लिए स्थान बनाता है, तो निश्चित रूप से उसे बनाने का अवसर मिलना चाहिए। इसे कहते हैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का काम किया है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से दूसरा पूंजीगत तरीके से पोषित किया जाता है, व्यापारियों में का जो कंपटीशन होता था, हेल्दी कंपटीशन होता था, वो खत्म कर दिया गया है और चंद लोगों को सब कुछ सौंपा जा रहा। तब सवाल उठता है कि आम आदमी को हक कैसे मिलेगा, और हर आमजन को हक दिलाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़, और वही बात उन्होंने कही कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जहां पर भी जिस राज्य में जो वायदे किए उन्हें पूरा किया, और वक्त पर पूरा किया है जो वायदा किया था। यह बड़ी बात, और इसी आधार पर हम आपके पास आए, चाहे राज्य की बात हो चाहे देश की बात हो। याद करिए कि राहुल गांधी जब सरकार में थे, केंद्र सरकार में थी, राहुल गांधी के पास तो भले ही पद नहीं था, लेकिन वो अपनी सरकार से लड़ते थे। किसको हक दिलाने के लिए? किसान को हक दिलाने के लिए, आमजन को हक दिलाने के लिए।
इसलिए यही वजह है कि राहुल गांधी जन नेता और सच्चे नेता के तौर पे जाने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को झूठा और जुमलेबाज बताया जा रहा है। और मीडिया राहुल गांधी का चरित्र हनन करने के लिए हर कर्म करता है और नरेंद्र मोदी की हर गलती को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए खेल रचता है। और जब नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता है तो उस विपक्षी एकता को तोड़ने का काम करता है। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा यदि सावधान रहने की जरूरत है तो उस मीडिया से है जो आपका भविष्य बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उस गोदी मीडिया से सावधान होइए, उस चरण चुंबक मीडिया से सावधान होइए और अपनी राह को खुद जांचिए, परखिए और चुनिए। जय हिंद।